नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि भारत में और मैं हूं आपका दोस्त प्रमित। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं नवी मुंबई के उस महान शख्सियत को। जी हां, हमारे साथ स्टूडियो में है आज हरीश पांडे जी, जो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के महामंत्री हैं और बहुत ही छोटे उम्र से जिन्होंने समाज सेवा की शुरुआत की थी और नवी मुंबई जिला में बीजेपी को एक नया मुकाम दिया है इन्होंने। हरीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। जय श्री राम, जय श्री राम। इस इंटरव्यू को आगे बढ़ाते हुए हम सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे कि आप राजनीति और समाज सेवा में कब से आए? बेसिकली अगर ये प्रश्न मेरे लिए कुछ नया नहीं है, लेकिन नवी मुंबई हो, भारत हो, स्लम में रहने वाला हर बच्चा ये राजनीति से जुड़ा हुआ रहता है। इसीलिए बचपन से ही मैं राजनीति में हूँ, क्योंकि मैंने वो तकलीफ़ें देखी हैं, समस्याएं देखी हैं जिस समय लोग पॉलिटिक्स को टोंट करते हैं। इसीलिए मैं तब से राजनीति में ही हूँ। अच्छा, मतलब ये तो बहुत ही उच्च विचार वाली बातें आपने कह दी कि इफ़ यू आर अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी यू आर पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। मतलब अगर मैं समराइज करूँ तो जी। कि सोसाइटी में कहीं ना कहीं आप पॉलिटिक्स का हिस्सा बन ही जाते हो। जी। लेकिन जैसे आपका जो एज ग्रुप है, ये एज ग्रुप के लोग आज डॉक्टर बन के, इंजीनियर बन के, कॉर्पोरेट्स में, फॉरेन में जाके पैसे कमाना चाहते हैं, तो राजनीति को ही क्यों सिलेक्ट किया आपने? समाज सेवा में ऐसा क्या है जिसने आपको इधर खींचा? देखिए, जब समाज में कोई बदलाव करना हो तो समाज में रहकर समाज की सेवा करके ही वो सक्षम हो सकता है। सब डॉक्टर ही बनेंगे तो डॉक्टरों की संख्या ज़्यादा हो जाती है, इंजीनियर ही बनेंगे तो इंजीनियर्स की संख्या ज़्यादा हो जाती है। बिल्कुल। और कंपटीशन इतना हो जाता है आज के समय में कि लोग एडजस्ट नहीं कर पा रहे। बहुत सारे लोग बेरोजगार रह जाते हैं। हाँ। चांस नहीं मिलता उनको। तो मैं सभी युवाओं को हमेशा कहता हूं कि राजनीति में आइए। राजनीति एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप कभी भी रिटायर नहीं होंगे। आप डॉक्टर बनेंगे तो एक समय तक आप करेंगे, उसके बाद शांत हो जाएंगे। इंजीनियर होंगे तो कब सेवा देंगे, लेकिन पॉलिटिक्स इज नो एंड। क्या बात है। मतलब आप देख सकते हो कि इनका जो कहना है, अगर मैं उसको एक डिफरेंट एंगल मारूं तो मैं देखता हूं कि आजकल की जनता या नॉर्मल लोग पॉलिटिशियंस को गाली देते हैं, नेताओं को गाली देते हैं, लेकिन कोई भी सिस्टम का हिस्सा नहीं बनना चाहता। तो आई थिंक अगर मैं समराइज करूं तो हरीश जी का कहना है कि अगर आपको देश में बदलाव चाहिए या समाज में, सिस्टम में बदलाव चाहिए तो आपको राजनीति ज्वाइन करनी चाहिए। राइट? जी जरूर। ठीक है पांडे जी, अगर एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूँ तो जब से आपने राजनीति को ज्वाइन किया है तो जाहिर सी बात है कि एक छोटे उम्र में राजनीति में आना, जब ऑलरेडी आपके जिला में और प्रदेश में एक वरिष्ठ लोग और दिग्गज लोग बैठे होते हैं, तो उनके बीच में अपनी पोजीशन बनाना, खुद को स्टैब्लिश करना, स्टैंड करना, इसके लिए काफ़ी स्ट्रगल भी करना पड़ा होगा। बहुत सारे लोगों से आपके मुठभेड़ भी हुए होंगे, कुछ पंगे भी हुए होंगे। तो आप हमें बताइए आज कि कैसा रहा आपकी ये जर्नी, कैसी रही? बेसिकली जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा कि मैं स्लम से बिलोंग करता हूँ। मैं एक ऐसे परिवार से बिलोंग करता हूँ जिसने समय को बहुत नज़दीक से देखा है। अच्छा। भूख क्या होती है, यातनाएं क्या होती हैं, समस्याएं कैसी होती हैं और उनसे जूझना ये स्लम के लोगों का डेली का काम है। पानी की समस्या हो, लाइट की समस्या हो, बाकी के विषय हो। अब उस समय से ही मैं जब ये सब देखते आया हूँ तो जाहिर है कि एक स्लम का बंदा जब कभी कोई कॉर्पोरेटर लेवल का इलेक्शन लड़ता है तो एक गरीब घर से आए हुए को तो हमेशा सोसाइटी के बड़े लोग एक कचरे की तरह ही सोचते हैं। इसीलिए जब मैं काम कर रहा हूँ, जब मैं काम करना शुरू किया, जब मैं शुरू में पॉलिटिक्स में आया तो मेरे विचार अच्छे थे। मुझे लोगों को, साथ में रहने वाले लोगों को, कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाना, ये मेरा सबसे गोल पॉइंट था। मैंने उसी पे काम किया। और जब आप काम करते रहोगे ना पंडित जी, तो लोग अपने आप आपको बड़ा करेंगे। आप अपना काम करते रहिए, अपने काम पे फोकस कीजिए, लोगों की तरफ ध्यान मत दीजिए। फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जानबूझकर आपको कहीं ना कहीं, किसी न किसी तरीके से परेशान करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी कि कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको थोड़ा सा पीछे खींचो। ऐसे स्ट्रगल्स आपने भी किए होंगे। जिन जिन लोगों ने मुझे पत्थर मारे हैं, मैं उन्हीं पत्थरों की सीढ़ियाँ बना के आगे जरूर। क्या बात है, क्या बात है।
तो आप देख रहे हो ये युवाओं के लिए एक बहुत ही बोलते हैं ना मोटिवेशन का एक विषय है, एक टॉपिक है कि जब किसी ने पत्थर मारा तो उस पत्थर को आप सीढ़ी बना लो, मतलब उस पे पैर रख के आप एक स्टेप और आगे जा सकते हो, जो हरीश जी ने भी किया। और मुझे लगता है कि काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है हर किसी को। एक यंग एज में अगर आपको किसी भी प्रोफेशन में खुद को एस्टैब्लिश करना है तो मुश्किलें आती हैं, लेकिन उस मुश्किलों से हमें घबराना नहीं है, उनको फेस करते हुए आगे बढ़ते रहना है। भले आपकी स्पीड कछुए वाली हो, लेकिन निरंतर बढ़ते रहना ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताइए कि ये स्ट्रगल की बात तो आपने की, लेकिन स्ट्रगल के साथ साथ कई बार हमारी लड़ाइयाँ भी होती है, हमारे पंगे भी होते हैं, तो क्या आपको ऐसा कुछ झेलना पड़ा? कभी ऐसी चीज़ें हुई आपके साथ? जी, मेरा तो संघर्ष से हमेशा का नाता रहा है। अच्छा। नवी मुंबई में जिस तरीके से कुछ नेता अपने आप को बाहुबली समझ बैठे हैं, वो अपनी ताकत का कभी ना कभी कहीं ना कहीं दुरुपयोग ज़रूर करते हैं, और उसी दुरुपयोग से वह कुछ ऐसा कर देते हैं कि एक कंकर को आकार देने का काम उन्हीं के हाथ से हो जाता है। और मैं ऐसा समझता हूँ कि जिन लोगों से भी मेरे मतभेद रहे हैं या जो भी रहा, मैंने कभी किसी को इतना सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि मैं खुद को डेवलप करने को और खुद को अपने काम को डेवलप करने के लिए ही आगे बढ़ता रहा। लोगों की सेवा करने का माध्यम ये मैंने सोचा, और मैं मेरे तरीके से करता रहा। लेकिन कुछ लोगों को वो चीज़ जमी नहीं, तो लोगों ने मेरे साथ जो किया वो जानते हैं आज वो कहाँ है, मैं कहाँ हूँ, और वो क्या भोग रहे हैं और मैं क्या भोग रहा हूँ। अच्छा, मतलब कुछ लोगों से आपके पंगे हुए, लड़ाइयाँ हुई, और फिर भी आप आगे बढ़ते रहे, स्ट्रगल करते रहे, और आज आप एक मुकाम पे पहुँच गए हो और वो वहीं के वहीं हैं, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ। एम आई राइट? जी। ओके, ये तो बहुत अच्छी चीज़ होती है कि अगर आप अपने टारगेट पे, जैसा हमने देखा था कि अर्जुन ने सिर्फ मछली की आंख देखी थी और उधर तीर मारा था, तो आज अर्जुन को पूरी दुनिया जानती है, पूरी सभ्यता जानती है। तो शायद उसी तरीके से आपका भी कुछ फोकस है, जहां आप बढ़ते जा रहे हो तो लोग पीछे हैं, आप आगे निकल रहे हो। ठीक है, आपकी इस जर्नी में चलो आप आगे बढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है। हम तो हमेशा ऊपर वाले से दुआ करेंगे कि आपको सबसे ऊंचे मुकाम पे पहुंचाए। लेकिन आपने राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को ही क्यों सेलेक्ट किया? एनी स्पेसिफिक रीजन बिहाइंड इट? जी हाँ, अगर ऐसा कहूँ कि मुझे भारतीय जनता पार्टी ने सिलेक्ट किया तो ये भी गलत नहीं होगा, लेकिन एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसमें सबसे प्रथम देश होता है। सही बात है। और अपनी संस्कृति। भारतीय जनता पार्टी देश और संस्कृति को एक साथ लेके चलने वाली पार्टी है। और मैं भी इसीलिए इस संगठन का हिस्सा बना, और भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं को उचित न्याय समय अनुसार ज़रूर मिलता है, इसीलिए मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा। और आगे भी सभी को विनती करूंगा कि सभी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ें। क्या बात है, क्या बात है। ठीक है, चलिए अगर हम देखें कि भारतीय जनता पार्टी में आप आगे बढ़ रहे हो, आज आप जिला महामंत्री हो, अगर कल को किसी चुनाव में आपको टिकट मिलता है या आपको एक जनता अपनी प्रतिनिधि बना करके सामने लेके आती है, तो आप आपके जिला में या आपके एरिया में क्या चेंजेस करना चाहोगे, क्या डेवलपमेंट आप करना चाहोगे जो अभी तक नहीं हुआ है? बेसिकली तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो होते हैं रोज़गार को लेकर होते हैं। जी जी बिल्कुल। और डेवलपमेंट्स को लेकर होते, तो मैं एक युवा होने के नाते और मैं जो देखता हूँ कि जब तक आपका घर सक्षम नहीं होगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। राइट। तो घर को आगे बढ़ाने के लिए हमें घर की महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना पड़ेगा, सशक्त बनाना होगा, विमेन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट। और यंग जनरेशन जो है उन्हें भी डेवलप करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन में, बिजनेस में इन्वॉल्व करना होगा। अच्छा। ताकि हम ग्रोथ करें। और क्योंकि देश में हो या गली में हो, जब तक आप डेवलपमेंट या किसी तरीके से युवाओं को आगे बढ़ने के लिए और महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए आप पावर नहीं दोगे, तब तक हमारा समाज कहीं ना कहीं धीरे 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 पीछे होते जाएगा। और मैं ज़्यादा करके लोग औरतों को हाउस वाइफ बनाते हैं, लेकिन मैं उन्हें हाउस मेकर कहूँगा। और एग्जैक्टली, दे आर होम मेकर्स। और होम मेकर अगर बिजनेस करेंगी तो जो घर हैंडल कर सकता है
वो बिजनेस व्यापार भी हैंडल कर सकते हैं। बहुत अच्छी। सो वन ऑफ योर एजेंडा इज विमेन एम्पावरमेंट। जी जरूर। इसके अलावा कोई ऐसी चीज जिसमें आप और डेवलपमेंट या और कुछ चेंजेस करना चाहोगे? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के स्वास्थ्य से रिलेटेड जो विषय होते हैं, लोगों के ऑपरेशंस होते हैं, हेल्थ के, क्योंकि आदमी जो भी गरीब है उनके पास हमेशा पैसों की किल्लत की वजह से सारी परेशानियां होती हैं। बिल्कुल। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो केंद्र से योजनाएं होती हैं या मुख्यमंत्री के, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री या राज्यों के मुख्यमंत्री से जो निधियां होती है, क्योंकि 1-1 लाख तक के बिल माफ कर सकते, तो ऐसे जो भी स्कीम्स है, जो भी मशीन्स आती है, कान की मशीन्स आती है या बाकी के जो इक्विपमेंट्स आते हैं, जो हाथ और पैर जिन लोगों के एक्सीडेंट की वजह से जा चुके, तो उन्हें जो वैसाखी और या जो भी जो आर्टिफिशियल हैंड्स और आर्टिफिशियल लेग्स मिलते हैं, इम्प्लांट्स, उन सभी बातों पे हमें फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादा करके लोगों का हेल्थ इश्यूज ही मायने रखता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा दवाइयों पे खर्च होता है और उन सारे इलाजों पे खर्च होता है। तो उन सारे इलाजों को और हेल्थ को लोगों के अच्छे रखने के लिए हम जितना इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट हमें करना चाहिए। ओके, सो अकॉर्डिंग टू यू, एक तो फीमेल को हमें विमेन्स को एम्पावर्ड करना है, दूसरा हेल्थ सेक्टर पे वर्कआउट करना है। तो दोस्तों, मैं तो आप लोगों से विनती करूंगा कि अगर हमारे हरीश पांडे जी को मौका मिलता है, अगर पार्टी, हमारा भारतीय जनता पार्टी इन्हें कहीं से भी टिकट देती है, तो मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इनको ही वोट दीजिए, बिकॉज जितने अच्छे विचार हैं इनके, देखो जिनका विजन बड़ा होता है वही लाइफ में कुछ बड़ा करते हैं। इन्होंने 2 चीजें मांगी है, एक है विमेन एम्पावरमेंट और दूसरा इन्होंने कहा है कि ये हेल्थ सेक्टर में चीजों को बदलेंगे और वहां पर भी बहुत सारी आधुनिक मशीनों को, तकनीकी सुविधाओं को वहां पे लॉन्च करेंगे। तो मेरे हिसाब से अगर भारतीय जनता पार्टी इनको मौका देती है तो आप अपना कीमती वोट हमारे हरीश पांडे भाई को ही दीजिए। दिस इज माई रिक्वेस्ट। अगर मेरे एरिया से या मुझे कभी मौका मिले कि अगर वोट करना है तो मैं तो हरीश भाई के लिए ही वोट करूंगा। सो ठीक है, अभी तो हम अगले सवाल के लिए चलते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी हैं। तो हरीश जी, आप मुझे बताइए कि मोदी जी के आने के बाद इंडिया में क्या क्या चेंजेस हुए हैं? आप कैसे देखते हो इंडिया आफ्टर मोदी? ये सवाल मेरे जीवन का सबसे बड़ा सवाल है और मेरे ही नहीं, सारे विपक्ष के लिए सबसे बड़ा सवाल है एक्चुअली। लेकिन एज एन यूथ, भारत की आधे से ज़्यादा जनसंख्या यूथ है और यूथ के सबसे प्रिय नेता, सबसे प्रिय पॉलिटिशियन सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी है। देश का बच्चा बच्चा नरेंद्र मोदी जी को जानता है। इसलिए नहीं जानता कि उनका नाम मोदी जी है, इसलिए जानता है कि उनके जैसे निर्णायक शक्ति देश को आगे बढ़ाने के लिए उनका निरंतर काम करते रहना और ग्लोबली वर्ल्ड में भारत का परचम बहुत ही तेजी से लहराने वाले नेता के रूप में, भारत के दूसरे टर्म के प्रधानमंत्री के रूप में मिलने वाला एक वरदान है, दैविक वरदान है हम सभी के लिए। और मोदी जी, ये हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा स्रोत तो है, क्योंकि उनसे ही सभी युवा कार्यकर्ताओं को ये प्रेरणा मिलती है कि भारतीय जनता पार्टी में एक साधारण से साधारण परिवार में रहने वाला व्यक्ति उच्च से उच्च पद तक पहुंच सकता है। जी, ये बहुत अच्छा पॉइंट बोला आपने, बिकॉज बाकी पार्टीज में हम देखते हैं कि जो पार्टी के फाउंडर्स हैं उनकी फैमिली ही रूल कर रही होती है और भारतीय जनता पार्टी में मतलब नीचे से भी ऊपर कोई जा सकता है, प्राइम मिनिस्टर लेवल तक पहुंच सकता है। ठीक है, ये तो हो गई बहुत अच्छी बात आपने पार्टी के बारे में बताई। मोदी जी से लोग इतना परेशान क्यों हैं? ऐसा क्या करते हैं मोदी जी की जनता परेशान है? मोदी जी का नाम सुनते हाहाकार मच जाता है। कुछ हमारे दर्शकों को बताइए कि क्यों मोदी जी से जनता परेशान है? अभी मोदी जी से तो जनता बहुत खुश है, तो फिर परेशान कौन है? देश विरोधी शक्तियां और देश को बर्बाद करने वाली जो शक्तियां सक्रिय हैं, ये सभी लोग मोदी जी से परेशान हैं। ओके, ठीक है, ये तो बहुत ही बड़ी बात कह दी आपने, क्योंकि हमने भी देखा है कि बहुत सारे आंदोलनों में जो फॉरेन इन्वॉल्वमेंट्स हैं, जो दूसरे देशों की शक्तियां हैं, वो इन्वॉल्व हो रही हैं और हमारे जो भी इवेंट्स हैं, जो भी आंदोलन है, उसको वो ट्रिगर कर रही हैं। तो ये तो समझ की बात है कि समझदार को इशारा काफ़ी है। अगर आप इतने समझदार हो तो हर आंदोलन के पीछे या जो भी मूवमेंट चल रहा है उसके पीछे जाके देखिए कि कौन सी शक्तियाँ हैं और उसको किस डायरेक्शन में ट्रिगर कर रही हैं। तो आई थिंक हरीश जी, आपने अपना जो
जो कीमती समय निकाला इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और दर्शकों, मैं आपसे भी कहूँगा कि हरीश पांडे जी का जो ये इंटरव्यू है बहुत मुश्किल से हमें समय मिला था और आज सर हमारे स्टूडियो में आए हैं। तो इन्होंने जो पते की बातें कही हैं आप अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, अपने एरिया में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में चारों तरफ फैलाइए। हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके एरिया से हमारे हरीश जी को टिकट मिलता है तो अपना कीमती वोट इन्हीं को दीजिए। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव।